हेलो गाइस, वेलकम टू एकलव्य स्नातक यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम वन शॉट लेक्चर करने वाले हैं वो है आपका पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, तो ये वाला जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये आपके दो तरह के बच्चों का होगा। सबसे पहला आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले जो सेमेस्टर 2 के बच्चे हैं उनका डीएसई 4 में ये वाला पेपर आता है, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जो बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं, बीए प्रोग्राम में ये 6 सेमेस्टर में आपका आता है। ठीक है, 6 सेमेस्टर का। तो ये दोनों के लिए सफिशिएंट वीडियो होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हम लेक्चर में क्वेश्चंस करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चंस है इनका बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करवाया गया है, किया है हमने। ठीक है, और सारी यूनिट के आपको, जैसा कि आप जानते हो, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं इसमें चारों, और इसमें बहुत सारी थ्योरीज भी आती हैं। तो उन थ्योरीज में से हमने जो बेस्ट वाली थ्योरीज है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही हैं, उन सबको कवर किया है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपका पूरा यहीं से आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो होगा ये आपका इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है ना। और हिंदी मीडियम का जो वीडियो है वो सर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो चैनल में जाके जब सर्च करेंगे पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम, तो उनको मिल जाएगा। ठीक, तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफी बड़ा होने वाला है आपका, और यहां से आपका 1/5 पेपर इधर से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। सबसे पहले हम समझेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। ठीक है, उसके नेचर को समझेंगे, उसके स्कोप को समझेंगे, उसके सिग्निफिकेंस को समझेंगे। ठीक है, एक एक करके सबको समझेंगे हम, और फिर उसकी बात करेंगे हम एवोल्यूशन की, विच स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम इसको कैसे समझते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर गवर्नमेंट पॉलिसीज। कि गवर्नमेंट, आपको पता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज बनाती है, उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इसमें क्या होता है, पब्लिक अफेयर्स के मैनेजमेंट की बात करते हैं, और ये कौन करता है, आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ठीक है, तो ये एक अकेडमिक डिसिप्लिन भी है। ठीक है, एक सब्जेक्ट भी है जिसको आप पढ़ते हो, और एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी है जो कि किससे कंसर्न होती है, आपकी ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग पब्लिक सर्विसेज फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो अगर आपको इसको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इट जनरली रेफर्स टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट सिटीजंस होते हैं। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग हम देखते हैं क्या है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इट इज द मशीनरी, ये मशीनरी है, किसकी, गवर्नमेंट की मशीनरी है, एंड प्रोसेस थ्रू विच गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, इसमें आता है आपका प्लानिंग, ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग योर पब्लिक एक्टिविटीज। ठीक है, आगे चलो। अब हम वुड्रो विल्सन के ऊपर आते हैं। वुड्रो विल्सन को क्या बोला जाता है, उनको रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ही एम्फेसाइज्ड द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज फेमस एसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, 1887 में उन्होंने ये एसे लिखा था। उन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिस्टमैटिक स्टडी एज ए डिसिप्लिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और साइंटिफिक स्टडी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। हम एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस देखेंगे कि कैसे एंशिएंट सोसाइटीज में भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की छाप देखने को मिलती है, टू अ मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन। इसके पे कैसे एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे कि आपकी इजिप्शियन हो गई, चाइनीज हो गई, इंडिया में हो गया, और मेसोपोटामिया में ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमको पाया जाता है। ठीक है, अब हम नेचर पे आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इट इज, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट कैन बी कंसिडर्ड बोथ एन आर्ट एंड साइंस। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। अब ये साइंस क्यों है, बिकॉज इट स्टडीज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल सिस्टमैटिकली। अब जैसे आप साइंस में साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो ना, वैसे ही आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे प्रिंसिपल्स को पढ़ते हो। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हो। और इसके अलावा ये आर्ट कैसे है, बिकॉज जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जीक्यूशन करोगे पॉलिसीज का, उसके लिए आपके पास कुछ स्किल्स होना जरूरी है, जैसे कि वो आपका लीडरशिप हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। इस वजह से ये एक आर्ट भी बन जाता है। और है क्या, और क्या है, ये गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, इसका गोल क्या होता है, मेन एम क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, अचीवमेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर को अचीव करना। ठीक है, और इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव। आगे चलो। अब इट इज डायनामिक एंड इवॉल्विंग, कि मतलब ये स्टैटिक नहीं है, ये विद टाइम बदलता जा रहा है। ठीक है,
अब ये कैसे बदलता है? इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया आपका, ग्लोबलाइजेशन हो गया, डिजिटल गवर्नेंस हो गया, इन सब ने आपके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रोल को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है। और कैसा इसका नेचर है? ये इंटरडिसिप्लिनरी है। अब इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब हुआ कि ये अपनी नॉलेज जो है, ये जो अपना डेटाबेस है, ये कहां से लेता है? पॉलिटिकल साइंस से लेता है, सोशियोलॉजी से लेता है, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट से लेता है। हर्बर्ट साइमन जो थे, जिनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, especially widened its scope by linking it with psychology, sociology and economics। हम देखेंगे कि कैसे साइमन ने क्या किया था, इसमें साइकोलॉजी को, सोशियोलॉजी को और इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट डाल दिया था। अब देखो ये कैसा सब्जेक्ट होता है, ये एक पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड है, कि मतलब इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? इट इज टू सर्व पीपल, कि मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा ये, और लोगों को डेवलपमेंट इंश्योर करे, उनको वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करे। ये थियोरेटिकल है और प्रैक्टिकल है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना ये कैसे साइंस और आर्ट है, बिकॉज यू आर स्टडिंग some principles systematically while also applying them in real life। तो ये प्रैक्टिकल भी हो जाता है। अब हम इसके स्कोप के ऊपर आ जाते हैं। तो इसका स्कोप कैसा है? ये ओवर टाइम बदलता जा रहा है, फैलता जा रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म होते हैं इसमें, जिसमें आपका प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिविटीज डील करती हैं, ठीक है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, कि आप लॉज को एग्जीक्यूट करोगे, पॉलिसीज जो आपका लेजिस्लेचर बना रहा है उसको क्या करोगे? आप समाज में एग्जीक्यूट करोगे, ये काम होता है इसका। पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं ये, जो आपका मॉडर्न गवर्नमेंट है वो एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंगेज्ड है। तो उसका काम कौन करेगा? उसका काम, जो एग्जीक्यूशन का काम होता है, वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका क्या आ जाता है? प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक बजट। टैक्सेशन हो गया आपका, पब्लिक एक्सपेंडिचर आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सारा बजट बनाने का काम, टैक्सेशन का काम, ये सब कौन करता है? आपका ऑफिसेज में आपके ऑफिशियल्स करते हैं, ठीक है। आगे देखो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो रिक्रूटमेंट कौन करेगा, ट्रेनिंग कौन करेगा, प्रमोशन एंड डिसिप्लिन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये सारा इसके स्कोप के अंदर आ जाता है। आगे देखेंगे हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेवलपिंग कंट्रीज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, किसमें? आपका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में, ठीक है। कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड स्पेशली आफ्टर द ग्रोथ ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस देखो, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज क्या है? इट ऑल्सो स्टडीज, इसके अंदर आप गवर्नेंस को पढ़ते हो, पब्लिक पॉलिसी को पढ़ते हो, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन जैसी चीजों को पढ़ते हो। अब इसके सिग्निफिकेंस के ऊपर आ जाते हैं हम। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम इंडिस्पेंसिबल इन मॉडर्न सोसाइटी, मतलब ये ऐसी चीज है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते हो, उसका अभिन्न हिस्सा बन गया आपकी सोसाइटी का। बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, ये क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, कि मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज तभी मीनिंगफुल हो जाती हैं जब एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो। अगर मान लो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट नहीं है, वो अच्छे से आपके पॉलिसीज को नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा है, तो वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फायदा नहीं होगा ना। मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, इंश्योर्स पीस इंश्योर करता है, सिक्योरिटी देता है और जस्टिस देता है सोसाइटी में आपका एडमिनिस्ट्रेशन। अब मान लो कोई दंगा फसाद आ गया, तो उसको डील करने के लिए आपके पॉलिटिशियंस तो नहीं आएंगे ना, उससे कौन डील करता है? आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स डील करते हैं, ठीक है। वेलफेयर एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं ये। तो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स डिपेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर जैसी चीजें, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग और रेगुलेशन में भी इसका रोल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? इट रेगुलेट्स योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, उसको प्रमोट करेगा, लोगों को एडुकेट करेगा और डेवलपमेंट प्लान को इंप्लीमेंट करेगा जो सरकार लोगों के लिए बनाएगी। सोशल चेंज में इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि मतलब अब मान लो सरकार को कुछ रिफॉर्म लाना है समाज में। फॉर एग्जांपल सरकार को अभी 3 बच्चों की पॉलिसी को नहीं करना है, सरकार चाहती है कि सिर्फ 2 बच्चे की पॉलिसी को समाज में फैलाया जाए, तो वो किसके ऊपर जिम्मेदारी होगी? वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो सोशल चेंज लाएगा ये। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में कैसे इसका हिस्सा होता है, कि अगर आपका एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो वो क्या करेगा? आपका डेमोक्रेसी को मजबूत करेगा। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा? जस्ट नहीं होगा, करप्ट होगा, तो वो आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा बन जाएगा, ठीक है। और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी को लाता है और पब्लिक पार्टिसिपेशन को
बढ़ाता है आपके पॉलिसी मेकिंग में। क्राइसिस मैनेजमेंट में इसका क्रूशियल रोल हो जाता है। अब वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, कोई डिजास्टर आ गया, पेंडेमिक आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस, आपको याद होगा कोविड आया था। कोविड के टाइम पे आप देख रहे थे ना कैसे जितने भी आईएएस आईपीएस लोग थे वो क्या कर रहे थे, दे वर वर्किंग टू मैनेज पीपल। अब जैसे लोगों को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना था, कितना क्राइसिस था, उसको कौन मैनेज कर रहा था, उसको आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेज कर रहे थे, ठीक है। अब इसके एवोल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं हम, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट स्टेजेस में हुआ था। एंशिएंट रूट की बात करेंगे हम, तो रूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ट्रेस्ड टू एंशिएंट सिविलाइजेशन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना कौन सी सिविलाइजेशंस थी, आपका इजिप्ट हो गया, चाइना हो गया, इंडिया, रोम, ठीक है। इन सब जगहों पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन की छाप देखने को मिलती है। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र ने भी क्या किया था, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कौटिल्य कौन थे, ही वाज आल्सो नोन एज योर चाणक्य। बताओगे कमेंट में कि वो किसके, एक तरह से किसको उन्होंने राजा बनाया था, ठीक है। तो अर्थशास्त्र जो है इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो क्या है, अर्लीस्ट वर्क है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें किस चीज के ऊपर एम्फेसिस दिया गया था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मतलब सेंट्रलाइज कर दिया गया, हायरार्की और डिसिप्लिन के ऊपर, और डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर, वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट के ऊपर, कि मतलब आप लेबर को डिवाइड करोगे, हायरार्की बनी रहेगी ओवर, मतलब आपके जो ऑफिसर्स होंगे उसमें हायरार्की देखने को मिलेगी, और सब क्या होंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डेटा के इंपॉर्टेंस को समझाया गया और एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंस को समझाया गया। इसी तरह से हम चाइना में देखते हैं मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम था, और वो किसको रिक्रूट करता था, आपके सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करता था, सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है। और वो कैसे होता था, आपका एग्जाम के थ्रू होता था, और जिसके थ्रू जो सेलेक्ट होके आते थे वो आपके एडमिनिस्ट्रेटर बनते थे। ये कब था, आपका टांग एंड सुंग डायनेस्टीज के टाइम पे। अब हम मॉडर्न एवोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो मॉडर्न एवोल्यूशन में सबसे पहले आ जाता है हमारा पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी या फिर विल्सोनियन अप्रोच। तो वुड्रो विल्सन जो थे उन्होंने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया, सेपरेट कर दिया, और उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको हम क्या करेंगे, साइंटिफिकली पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिकली पढ़ रहे थे। फ्रैंक जे गुडनाउ ने क्या किया, इसका सपोर्ट किया, और इस डिस्टिंक्शन को बिटवीन योर पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कि मतलब पॉलिसी मेकिंग का काम कौन कर रहा था, आपका पॉलिटिक्स कर रही थी, और इंप्लीमेंटेशन का काम कौन कर रहा था, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था। तो इसको आप इस वाले जो आर्ग्यूमेंट को इन्होंने भी सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये स्टेज क्या थी, दिस स्टेज एम्ड टू एस्टैब्लिश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था, इसमें इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था कि पहली बार हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन देखा, ठीक है। आगे चलो, अब हम थर्ड वाली स्टेज पे आते हैं जो कि आपकी क्लासिकल अप्रोच थी। तो क्लासिकल थिंकर्स ने किसके ऊपर फोकस किया, आपके एफिशिएंसी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, और साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट कौन हो जाते हैं, आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर हो गए जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी, और मैक्स वेबर हो गए जिन्होंने अपना ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी। तो इन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किया आपकी क्लासिकल अप्रोच में। इन दोनों के बारे में हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे आगे। इस अप्रोच ने किसके ऊपर एम्फेसिस किया, इसने एम्फेसिस किया हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। और किन चीजों के ऊपर फोकस था, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर। हम देखेंगे कि ये कैसे निग्लेक्ट कर रहा था ह्यूमन फैक्टर को, और सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात कर रहा था, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। तो ये आपके हॉथॉर्न के एक्सपेरिमेंट के बाद डेवलप हुई थी, और इसमें अब क्या हुआ, हमने क्लासिकल अप्रोच में देखा ना कि हम ह्यूमन वाले एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन यहां पे किसके ऊपर एम्फेसिस डाला गया, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर, इनफॉर्मल ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है, लीडरशिप के ऊपर, कि अच्छी लीडरशिप होगी तो आपको अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा, वर्कर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर। और इसने क्या किया, आपकी क्लासिकल अप्रोच को क्रिटिसाइज किया, बिकॉज उसको इसने बोला कि वो बहुत ज्यादा मैकेनिकल है, वो बहुत ज्यादा आपका मशीन की तरह काम कर रही है, वो ह्यूमन एस्पेक्ट को इग्नोर कर दे रही है, ठीक है। फिर आती है हमारी बिहेवियरल अप्रोच, जिसमें आपके हर्बर्ट साइमन ने ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को क्या बोला कि वो प्रोवर्ब्स हैं, और बोला कि साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, है ना, कि रैशनल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज मेनली कंसर्न्ड विद डिसीजन मेकिंग, कि अगर अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा काम करेगा। दिस अप्रोच इंट्रोड्यूस्ड बिहेवियरल साइंस मेथड इनटू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस अप्रोच ने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसने बिहेवियरल साइंस को अब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर
इनकॉर्पोरेट कर दिया। देन केम द डेवलपमेंट अप्रोच, और ये कब आई? आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई, जिसमें आपके न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था ताकि वो डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग कर सकें। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी टाइम पे क्या हुए? इमर्ज हुए। ठीक है, आगे चलो। अब हमारी पब्लिक पॉलिसी अप्रोच आ जाती है। इस पब्लिक पॉलिसी अप्रोच में क्लोज रिलेशनशिप बताया गया बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और फोकस किस पे किया गया? पॉलिसी एनालिसिस और इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। ठीक, तो इसमें क्या हुआ? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिगैन इंटरैक्टिंग क्लोजली विद इकोनॉमिक्स। देखो, हर स्टेज में कुछ ना कुछ नया सब्जेक्ट, कुछ ना कुछ नया सब्जेक्ट मैटर जुड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज स्टार्टेड अप्लाइंग इकोनॉमिक थ्योरीज। अब क्या किया जाने लगा कि इकोनॉमिक थ्योरीज को भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी में अप्लाई करने लगे, एंड उसके मॉडल्स को भी, ताकि हम ज्यादा बेहतर पब्लिक पॉलिसी बना पाए और ज्यादा बेहतर गवर्नेंस कर पाए। ठीक है, अब आ जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जिसको एनपीएम बोला जाता है। तो ये कब डेवलप हुआ है? ये आपके रिसेंट के डेकेड्स में डेवलप हुआ है, जिसके अंदर किसको इंट्रोड्यूस किया गया? आपके प्राइवेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया, मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स को, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन ओरिएंटेड सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो इसका क्या एम था? इसका एम था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो हो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो, ज्यादा फास्ट हो, है ना, कि स्लो ना हो। बिकॉज लोगों की क्या कंप्लेन रह रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्लोली काम करता है, और क्या हो जाए? वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसके कंक्लूजन की बात करेंगे, तो वी कैन से दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे? इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनटू अ मॉडर्न इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। कि मतलब अब ये एक एंशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है? एक मॉडर्न इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन बन गया है। कि मतलब इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट से सब्जेक्ट मैटर को उठा रहे हैं। इसका नेचर कैसा है? डायनामिक है। ठीक है, प्रैक्टिकल है और वेलफेयर ओरिएंटेड है। कि मतलब ये पब्लिक वेलफेयर के तरफ ओरिएंटेड है। इसका स्कोप कैसा है? द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपैंड हुआ है फ्रॉम मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर टू डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, आगे चलो। मॉडर्न डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वाइटल रोल निभाता है। किसके लिए? आपके पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। और ये क्या करता है? डेवलपमेंट को इंश्योर करता है और इंप्रूव करता है लाइव्स ऑफ सिटीजन्स को। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है? इट हैज रिफ्लेक्टेड चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। की मतलब ये दिखाता है कि जो आपका इवोल्यूशन हुआ है वो दिखा रहा है कि कैसे आपके समाज में और पॉलिटिकल बदलाव आया है, इकोनॉमिक कंडीशंस में बदलाव आया है। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो जाता है? ये एक एसेंशियल डिसिप्लिन बन जाता है। किस चीज के लिए? कि आप गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को समझ पाओ। अगर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की समझ नहीं होगी तो आप ये अच्छे से नहीं समझ पाओगे कि आपके गवर्नेंस कैसे काम कर रही है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इट सेज कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज प्रपोज्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, तो ये हमारी पहली थ्योरी हो जाती है और बोल रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन इट्स रेलेवेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझेंगे कि फ्रेडरिक विल्सन टेलर क्या थे। उनको रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बिकॉज इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आपको दी। उनकी थ्योरी कब इमर्ज हुई? इट वॉज इमर्ज ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, लेट 19th सेंचुरी के टाइम इमर्ज हुई इन रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनिकल एडवांसमेंट। उस टाइम पे यूरोप में क्या हो रहा था? आपको पता होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी जिनसे डील करने के लिए फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो उन्होंने किसके ऊपर एम्फेसिस डाला? एफिशिएंसी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर और प्रोडक्टिविटी के ऊपर इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो उन्होंने बोला कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू टेलर क्या था कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड। कि मतलब आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सिर्फ इंडस्ट्रीज में नहीं अप्लाई कर सकते, बट ऑल्सो आप अपने होम में उसको अप्लाई कर सकते हो, अपने फार्म्स में कर सकते हो, चर्चेज में, यूनिवर्सिटीज में एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। कि हर जगह अगर आप साइंटिफिक
मेथड्स को अप्लाई करते हो तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ेगी। हिज थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज ये पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने क्या किया, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ने की कोशिश करी। ठीक है, अब इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि इनएफिशिएंसी क्यों होती है। उन्होंने बोला कि जब लैक ऑफ ड्यूटी, मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी होगी ड्यूटीज में, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पता नहीं होगा कि उनका काम क्या है, तो इनएफिशिएंसी आएगी। एब्सेंस ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, की मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लोगों को नहीं पता है कि क्या स्टैंडर्ड से उनको काम करना है, कितने टाइम में कोई काम करना है, उस वजह से इनएफिशिएंसी आएगी। ठीक है, इम्प्रॉपर डिवीजन होगा काम का। और क्या होगा, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ वर्कर, की मतलब आप गलत जगह पे गलत आदमी को प्लेस कर दे रहे हो और उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो काम कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। और क्या होगा, और किस वजह से, कि लैक ऑफ साइंटिफिक मेथड। अब डिसीजन मेकिंग में आप साइंटिफिक मेथड को अप्लाई नहीं करोगे तो आपकी इनएफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे एजम्पशंस उन्होंने कैसे किए, ये एजम्पशंस उन्होंने बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किया, तब जाके किए। ठीक है, टेलर डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने और एक और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, जो क्या थी, सोल्जरिंग थी, जिसमें वर्कर्स इंटेंशनली अपना आउटपुट घटा देते थे। इंटेंशनली सब अपना आउटपुट घटा दे रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि टेलर मेड सम इंपॉर्टेंट एजम्पशंस, उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए हमको। वो क्या थे, उन्होंने बोला कि साइंस कैन इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, कि मतलब अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि वर्कर्स एक्सेप्ट मैनेजमेंट डायरेक्टिव, कि अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन दिया जाएगा वर्कर को, तो वर्कर उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स आर मोर मोटिवेटेड बाय मॉनिटरी इंसेंटिव, ये भी अजम्पशन उन्होंने दिया कि अगर आप अपने वर्कर को आप पैसा दोगे, कोई इंसेंटिव्स दोगे, तो आपका जो वर्कर है वो ज्यादा इंस्पायर होगा और अच्छे से काम करने के लिए। तो उससे आपके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे हम आ जाते हैं, जिसमें उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे टू इंक्रीज योर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी। सबसे पहला क्या था, इट वाज डेवलपमेंट ऑफ अ साइंटिफिक अप्रोच टू वर्क, कि आप अपने वर्क प्लेस में हर काम को, हर टास्क को क्या करो, साइंटिफिकली स्टडी करो, और जो ट्रेडिशनल थंब रूल मेथड चल रहा है, रूल ऑफ थंब मेथड आ रहा है, उसको रिप्लेस कर दो बाय साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि मतलब आप एक बेस्ट काम करने के तरीके को खोज लो। ठीक है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करो, टाइम एंड मोशन स्टडी करो, कि मतलब अगर मान लो कोई वर्कर 10 बार अपने हाथ को ऐसे चला रहा है कोई भी चीज को पिक करने के लिए, तो वो बोल रहे थे कि ये भी एनालाइज करो कि उसका जो मोशन हो रहा है इतने बार, उसमें कितना टाइम लग रहा है और वो कितना इफेक्टिव है। कि मान लो वो 10 बार मूवमेंट कर रहा है लेकिन 5 बार से ही काम हो जाता है, तो 10 बार मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स किया, कि मतलब स्टैंडर्ड टूल सबको दिए, और मेथड्स को भी स्टैंडर्डाइज कर दिया, कि मतलब आप रैंडमली नहीं काम कर सकते, सबको एक टास्क असाइन कर दिया, उसको ट्रेन कर दिया और बोला कि तुमको ऐसे ही काम करना है। और साइंटिफिक फॉर्मुलेशन ऑफ वर्क रूल्स, की वर्क प्लेस पे जो रूल्स हैं उसको साइंटिफिकली आप क्रिएट करो। ठीक है, दिस प्रिंसिपल एम्ड एट फाइंडिंग द वन बेस्ट वे, कि मतलब आप किसी भी टास्क को करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका, बेस्ट तरीका को डिस्कवर करो, और उससे क्या होगा, आपकी इनएफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। सेकंड क्या प्रिंसिपल था, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि जो वर्कर है उसको आप रैंडमली सेलेक्ट मत करो, आप कैसे सिलेक्ट करो, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट करो, जो रिक्रूट कर रहे हो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दो और उसकी स्किल को डेवलप करो और वर्कर में कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूवमेंट लाओ। तो टेलर ने क्या आर्गुमेंट दिया कि हर एक वर्कर के पास एक हिडन पोटेंशियल होगा, जिसको आप सिस्टमैटिक ट्रेनिंग की वजह से, ट्रेनिंग की मदद से क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। इन्होंने साइंस और साइंटिफिकली सेलेक्टेड वर्कर को कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल दिया। उसमें क्या था कि साइंटिफिक मेथड सिर्फ इनफ नहीं है, उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट के अंदर भी साइंटिफिक वर्क मेथड विद साइंटिफिकली सेलेक्टेड एंड ट्रेन वर्कर को कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, और इसमें किस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, मैनेजमेंट और लेबर के ऊपर स्ट्रेस दिया गया कि उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन हो उनके बीच में, प्रॉपर यूज ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर। अब प्रॉपर यूज ट्रेन्ड मैन पावर का कैसे हो पाएगा, जब मैनेजमेंट अपने मैन पावर से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, कोऑपरेशन हो इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, की मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोऑपरेशन देखने को मिले, और इसकी वजह से
और ये सारा कॉम्बिनेशन क्या था, इट क्रिएट्स द बेसिस ऑफ योर साइंटिफिक मैनेजमेंट। आगे चलो, अब फोर्थ क्या है हमारा, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन योर वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो उन्होंने बोला कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए और वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में इक्वली डिवीजन हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट का क्या काम होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए प्लानिंग करना साइंटिफिकली और सुपरवाइज और गाइड करना वर्कर को, और वर्कर का क्या काम होना चाहिए, उसका काम होना चाहिए कि जो उसको मैनेजमेंट ने काम असाइन किया है उसको वो एफिशिएंटली करके दे। और उन्होंने क्या माना कि अगर ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो क्या होगा, स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा वर्कर के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ टेलरिज्म क्या थे, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, स्टैंडर्ड टाइम हर टास्क को करने के लिए, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की मतलब हर काम को करने के लिए उसको एक डिफरेंट वेज दिया जाए, अगर वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है ज्यादा पैसा दिया जाए, राइट पर्सन हो हर राइट काम के लिए। और उसके आइडियाज, हिज आइडियाज लेटर डेवलप्ड इनटू साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट एंड इन्फ्लुएंस्ड इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सोवियत यूनियन आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की मतलब इन आइडियाज ने आपके डिफरेंट वर्ल्ड के हिस्सों में भी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं हम, तो इसमें क्या क्या चीजें हुई, ह्यूमन फैक्टर को इग्नोर कर दिया गया, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, मेनली एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना टेलर। आप ऐसा नहीं देख रहे हो कि उन्होंने बोला कि आप वर्कर के इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड का ध्यान रखो, उन्होंने बोला कि कैसे बेस्ट तरीके से हम एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। वर्कर को कैसे ट्रीट किया, क्या मशीन की तरह ट्रीट किया गया रादर देन एज ह्यूमन बीइंग। ओवर एम्फेसिस ऑन मॉनिटरी मोटिवेशन, ये थोप दिया गया कि अगर वर्कर को ज्यादा पैसा दोगे, ज्यादा इंसेंटिव दोगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि सोशल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना पैसा है। ठीक है, हॉथॉर्न के एक्सपेरिमेंट ने बाद में प्रूव कर दिया कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मुझे अगर टीचिंग में एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं होगा इस काम में, तो क्या मैं करूंगा, नहीं करूंगा ना, इवन इफ मुझे इसके लिए अच्छा पैसा मिल रहा हो। ठीक है, तो ये चीज को इग्नोर कर रहे थे टेलर। ठीक, इसकी वजह से उसको क्रिटिसाइज किया गया। इग्नोर्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो टेलर ने किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड निग्लेक्टेड इनफॉर्मल रिलेशन बिटवीन वर्कर। ठीक है, जिसकी वजह से इनफॉर्मल ग्रुप्स ने क्या किया, स्ट्रांगली हाउएवर इनफॉर्मल ग्रुप क्या करते थे, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते थे आपके वर्क प्लेस के बिहेवियर और एफिशिएंसी को। लेकिन आपके जो टेलर थे उन्होंने इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, इसकी वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ट्रेड यूनियन से उनको ऑपोजिशन देखने को मिला, तो उन्होंने क्यों ऑपोजिशन किया, बिकॉज इट वीकेंड देयर रोल, ट्रेड यूनियन का रोल को वीक कर दिया था उन्होंने, एंड इंक्रीज्ड मैनेजरियल कंट्रोल ओवर वर्कर। क्योंकि अब आप देख रहे थे ना कि मैनेजर्स ही, इन्होंने क्या बोल दिया था कि मैनेजर्स आपके वर्कर को कंप्लीटली गाइड करेंगे, इसकी वजह से उनको आपके ट्रेड यूनियन से ऑपोजिशन देखने को मिला। एक्सेसिव मैकेनाइजेशन हुआ, क्रिटिक्स ने बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी और इंडिविजुअल इनिशिएटिव को आपने कंप्लीटली खत्म कर दिया है, क्योंकि आपने हर एक्टिविटी को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, प्रोफेसर रॉबर्ट हॉक्सी ने क्रिटिसाइज किया बाय सेइंग टेलरिज्म फॉर एम्फसाइजिंग और मैकेनिकल एस्पेक्ट व्हाइल निग्लेक्टिंग सोशल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम इसके रेलेवेंस की बात कर लेते हैं। तो ये अभी भी क्यों रेलेवेंट होता है, बिकॉज इट इज द बेसिस ऑफ योर मॉडर्न मैनेजमेंट। आपकी जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, वर्क स्टडी टेक्निक्स है, ये सब टेलर के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस होती हैं। ठीक है, बेस्ड है। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी भी देखोगे टाइम स्टडीज होगी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होंगे, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिलता है, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट होता है ना, कि मतलब हर आदमी को उसकी स्किल के हिसाब से रिक्रूट किया जाता है, ट्रेनिंग सिस्टम होता है, ट्रेन किया जाता है ताकि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। ये सब की रूट्स कहां आपको देखने को मिलती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है आपका, वो भी आइडिया ऑफ सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब रिमेन सेंट्रल फॉर एचआरएम प्रैक्टिसेस टुडे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या काम होता है, एचआर का क्या काम होता है कि वो बेस्ट आदमी को आपके लिए चुन के दे। तो वो कैसे चुनेगा, जब उसके पास ये पता होगा कि ये आदमी राइट है फॉर योर कंसिडरेबल जॉब। ठीक है, अब एप्लीकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं हम, तो टेलर के प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बाय प्रमोटिंग योर इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग।
सिंपल सी पॉइंट है, मेन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रेलेवेंस की बात करते हैं तो जो मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन सब में भी साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्कफ्लो को यूज किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि जो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये पहली साइंटिफिक थ्योरी है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें किसके ऊपर एम्फेसिस डाला गया? एफिशिएंसी के ऊपर, स्पेशलाइजेशन के ऊपर और रैशनैलिटी के ऊपर। रैशनैलिटी इज योर रीजन बेस्ड थिंकिंग। ठीक है, रीजन बेस्ड थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग, इसके ऊपर फोकस किया गया कि मतलब हम रैंडमली कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, हम बहुत सोच विचार के एनालिसिस के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। हालांकि इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसने ह्यूमन और सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वगैरह में टेलर के आइडियाज बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि है एग्जामिन मैक्स वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी का मॉडल, इसके फीचर्स और लिमिटेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो मैक्स वेबर जो थे, ही वाज अ फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये कहां से थे? जर्मनी से थे। और इन्होंने कौन सी थ्योरी डेवलप की? इन्होंने डेवलप किया आपका आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है, अब देखो उनके जो आइडियाज हैं, इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ठीक, तो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को कैसे देखा? उन्होंने देखा कि इट इज द मोस्ट रैशनल एंड एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूटेड फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये आपके मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए बेस्ट और मोस्ट रैशनल और मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और उन्होंने क्या बोला कि ब्यूरोक्रेसी क्या है? इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स है कि मतलब ऑफिशियल्स की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है डेजिग्नेटेड टू इंश्योर एफिशिएंसी। और इसका क्या काम होता है? एफिशिएंसी को इंश्योर करना, प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है, और रैशनैलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेडिक्टेबिलिटी हो और रीजन बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या माना कि ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्ड हाईली एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि अगर किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ग्रोथ करना है तो उसके लिए आपके पास एक बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का होना जरूरी है। और ब्यूरोक्रेसी क्यों डेवलप हुई? बिकॉज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजों की जरूरत है? आपको स्टेबिलिटी की जरूरत है, टेक्निकल एफिशिएंसी चाहिए, प्रेडिक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और रैशनल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और डेवलप की। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? ही रिगार्डेड ब्यूरोक्रेसी एज मोस्ट एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन एवर डेवलप्ड, की मतलब हिस्ट्री में इससे बेहतर कोई लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आज तक डेवलप ही नहीं हुआ। किससे बेहतर? ब्यूरोक्रेसी से बेहतर। ठीक है, अब अथॉरिटी पे उनके क्या व्यूज थे उसके बारे में देखते हैं। बिकॉज उन्होंने क्या बोला कि वेबर कनेक्टेड ब्यूरोक्रेसी विद कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, कि अगर आपके ऊपर कोई अथॉरिटी होगी, आपकी हो सकता है आपके टीचर हो, आपके बॉस हो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो वो कैसे लेजिटिमाइज करते हो आप उसको? तो उन्होंने क्या किया, आपके वेबर ने उसको ब्यूरोक्रेसी को उस चीज से जोड़ दिया। अब 3 तरह की उन्होंने अथॉरिटी बताई। सबसे पहली अथॉरिटी क्या होती है? कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, कि मतलब आप किसी लीडर से इतना इंस्पायर हो जाते हो। अब मान लो कोई आपका पॉलिटिकल लीडर है, आपको देखने में लगता है कि उस पॉलिटिकल लीडर के अंदर तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है, तो अगर वो जो भी बोल देगा मैं कर बैठूंगा। ठीक है, तो ये क्या है? उसके कैरिज्मा बेस्ड है, आप उसकी पर्सनल क्वालिटीज से इंस्पायर हो रहे हो, जिसमें आपके रेवोल्यूशनरी लीडर्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए। इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब अगर मान लो वो लीडर की डेथ हो गई तो ये अथॉरिटी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। देन आती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है? ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे बेस्ड होती है। इसमें आप क्या करते हो कि अगर आपने कोई स्टेटस इनहेरिट किया, फॉर एग्जाम्पल आपके एंसेस्टर्स क्या थे, कोई किंग थे, है ना, या रूलर थे, तो आप वो इनहेरिट कर रहे हो, लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर बीइंग बोर्न इन दैट पर्टिकुलर फैमिली। आप उसको क्या कर रहे हो? इनहेरिट कर ले रहे हो उस स्टेटस को। देन आती है हमारी लीगल रैशनल अथॉरिटी। ठीक है, इसको ही हम करेंगे किससे? हमारे किससे? आप ब्यूरोक्रेसी से रिलेट करोगे, जो किसके ऊपर बेस्ड होती है? लॉज के ऊपर बेस्ड होती है, रूल्स के ऊपर, प्रोसीजर्स के ऊपर। आप क्यों लोगों को फॉलो करते हो? आप क्यों एडमिनिस्ट्रेटर्स को फॉलो करते हो? बिकॉज आप उनके द्वारा बनाए गए लॉज को इसलिए फॉलो करते हो बिकॉज संविधान ने ऐसा किया है। ठीक है, आप उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन योर लॉ एंड रूल्स। ठीक है, आप किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होते हो,
कि आप कोई व्यक्ति को नहीं मान रहे हो, आप किसको मान रहे हो, उस पद को मान रहे हो जो संविधान ने दिया है, ठीक है, आप इंडिविजुअल को नहीं ओबीडियंट हो, ठीक। तो वेबर ने माना कि मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी जो है वो कैसे ऑपरेट कर रही है, वो ऑपरेट करती है लीगल रैशनल अथॉरिटी के थ्रू ही, बिकॉज आप मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिर्फ उनके पद की वजह से ही मानते हो, ठीक। अब मैक्स वेबर का मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैसा है, वो एक आइडियल टाइप है। अब इसका क्या मतलब हुआ आइडियल टाइप, कि इसका ये मतलब हुआ सिंपली कि एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ये क्या है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसा मॉडल है कि ये, अब मान लो कोई बहुत अच्छा समाज है, इमेजिन करो जहां कोई इशू नहीं है, तो ऐसे समाज की स्थापना आप रियल वर्ल्ड में कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो ये मॉडल भी कैसा है, ये ऐसा ही मॉडल है जिसको आप रियल वर्ल्ड में नहीं इमेजिन कर सकते, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट रैशनल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सबसे ज्यादा रैशनल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और इसमें क्या बिलीव करते हैं वो, ही बिलीव दैट ब्यूरोक्रेसी क्या इंश्योर कर रहा है, प्रेसिजन को इंश्योर कर रहा है, स्टेबिलिटी बना के रखता है, और क्या करता है, डिसिप्लिन बना के रखता है, रिलायबिलिटी की मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपका रिलायबल है, ब्यूरोक्रेसी रिलायबल है, और एफिशिएंसी को इंश्योर करता है, ठीक है। अब देखो इसका बेसिकली काम क्या होता है, आप इसके इस आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी से आप कंपेयर कर सकते हो। तो ये क्या होता है, एक बेंचमार्क की तरह हो गया मैक्स वेबर का मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी कि मतलब इस बेंचमार्क से आप कंपेयर कर सकते हो अपने प्रेजेंट डे जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसको। अब इसके मेन फीचर्स पे आ जाते हैं। वो मेन फीचर्स क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, कि मतलब वर्क को हमने डिवाइड कर दिया इन स्पेशलाइज्ड टास्क। हर आदमी के पास क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, जिसकी वजह से क्या बढ़ता है, एफिशिएंसी, स्किल और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करता है, ब्यूरोक्रेसी काम करता है आपके रिटन रूल्स के हिसाब से। तो रूल्स किस में मदद करते हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने में, आर्बिट्रेरीनेस को प्रिवेंट करने में, और डिसिप्लिन को इंश्योर करने में। समझ गए ये वाली चीज, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है। आप देखते हो कि एक क्लियर चेन ऑफ कमांड एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसमें टॉप में आपके हायर ऑफिशियल्स होंगे, फिर धीरे धीरे आप के नीचे डिफरेंट ऑफिशियल्स हो जाते हैं। लोअर ऑफिशियल्स को कौन सुपरवाइज करता है, उनके ऊपर बैठे हुए ऑफिशियल्स, ठीक है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है। आगे देखो, अब मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होता है। जो ऑफिशियल्स होते हैं उनका रिक्रूटमेंट अपनी मर्जी से कोई नहीं कर लेता, वो कहां से आते हैं, एग्जामिनेशन को पास करके आते हैं, सेलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी नहीं होती है। अब कैसे डिसीजंस जो होते हैं वो रूल्स के हिसाब से लिए जाते हैं, पर्सनल फीलिंग्स के हिसाब से नहीं लिए जाते। ऑफिशियल न्यूट्रल होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करते हैं और फॉर्मल रिलेशंस रखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल रिलेशंस को कंसीडर करके वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को हम एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करने दे सकते, ठीक है। फिक्स सैलरी होती है, करियर स्ट्रक्चर होता है, उनको फिक्स सैलरी मिलती है, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी होती है उनके पास, और करियर एडवांसमेंट होता है उनका ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट एंड सीनियरिटी, जिसकी वजह से प्रोफेशनलिज्म और स्टेबिलिटी इंकरेज होती है। आगे देखो, अब सेपरेशन ऑफ ऑफिस एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। तो ऑफिशियल्स का क्या है, उनके पास जो ऑफिस उनको अवेलेबल कराया गया है वो परमानेंट उनके पास नहीं रहता, ठीक है। देयर मस्ट बी सेपरेशन बिटवीन योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड ऑफिशियल ड्यूटी, की मतलब आप पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ से नहीं जोड़ सकते, ठीक है। करियर ओरिएंटेशन, ब्यूरोक्रेसी क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज देता है, जिसमें क्या होता है, प्रमोशन भी मिलता है लोगों को। इसकी वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अब इसके वेबर के ब्यूरोक्रेसी का इंपॉर्टेंस देखते हैं हम। तो ये इन्फ्लुएंशियल क्यों है, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेशन में रेशनैलिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, रीजन बेस्ड थिंकिंग को कर रहा है, करप्शन को और फेवरेटिज्म को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म को बढ़ा रहा है। हम देखते हैं ना कि कैसे इसने क्या किया, इंकरेज किया कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो, प्रोफेशनल रिलेशंस मेंटेन करो, एफिशिएंसी को बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव कर रहा है, और स्टेबिलिटी और एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम को इनकरेज कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है। प्रेडिक्टेबल सिस्टम कैसे हुआ कि सबको पता है कि अगर किसी फाइल पे साइन कराना है तो वो इन 3 ऑफिशियल्स के थ्रू होके जाएगी, तो ये प्रेडिक्टेबल है ना। इसके अलावा इसने किसको इन्फ्लुएंस करा, मॉडर्न गवर्नेंस को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में आपको ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेगी, ठीक है, हायरार्की देखने को मिलती है आपको, ठीक है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में भी इसको इन्फ्लुएंस हम देखने को मिलता है हमें। अब इसके लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं हम। तो इसका सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, एक्सेसिव फॉर्मलिज्म। इसमें हमको बहुत ज्यादा रूल्स देखने को मिलते हैं। अब जब बहुत ज्यादा रूल होंगे तो क्या होगा,
डिले होगा, रेड टेपिज्म देखने को मिलेगा और रिजिडिटी होगी। इतना इजीली कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। ऑफिशियल्स क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा कंसर्न्ड विद रूल होंगे रादर देन एक्चुअल गोल्स, कि मतलब वो रूल्स में ही फंसे रह जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। इसमें ह्यूमन फैक्टर को हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, बिकॉज यहां पे क्या हो रहा है, इतना एफिशिएंसी और स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर कर दिया गया। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी एडमिनिस्ट्रेटर को बोल दिया कि आप फॉर्मल रिलेशंस रखो, तो क्या वो अपने सारे इनफॉर्मल रिलेशंस को खत्म कर देगा? नहीं कर सकता ना। तो इनफॉर्मल रिलेशंस को इग्नोर कर दिया गया और साइकोलॉजिकल नीड को भी इग्नोर कर दिया गया, तो जिसकी वजह से वर्कर में फील एलिएनेटेड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उनको अकेला अकेला सा लगेगा, ठीक है। रिजिडिटी होती है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्ट्रिक्ट हायरार्की की वजह से क्या हुआ, रूल्स की वजह से क्या हुआ, जो क्रिएटिविटी है वो खत्म होती है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी ऑफन फेल टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग सिचुएशन, की मतलब बहुत जल्दी से ब्यूरोक्रेसी नहीं रिस्पॉन्ड कर पाती चेंजिंग सिचुएशन को, बिकॉज इतना ज्यादा लेवल ऑफ हमको हायरार्की देखने को मिल रही है, इतने ज्यादा रूल्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। गोल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब ऑफिशियल के पास जब इतने ज्यादा रूल फॉलो करने को होंगे तो वो क्या करेगा, वो उन्हीं में उलझा रह जाएगा, है ना, और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगा। और क्या दिक्कत होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। लार्ज ब्यूरोक्रेसी में बिकम टू पावरफुल एंड डोमिनेट सोसाइटी। अब ज्यादा लार्ज ब्यूरोक्रेसी होगी तो उस केस में क्या होगा, वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि वो सोसाइटी को ही डोमिनेट कर पाएगी। वेबर हिमसेल्फ फियर्ड दैट मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी कुड क्रिएट एन आयरन केज वेयर इंडिविजुअल्स लूज फ्रीडम, की मतलब मॉडर्न, उनको भी ये डर था कि ऐसा ना हो जाए कि मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर हो जाए जिसकी वजह से इंडिविजुअल की फ्रीडम खत्म हो जाए। और क्या, इम्पर्सनैलिटी बिकम इनह्यूमन, कि मतलब कंप्लीट इम्पर्सनैलिटी की वजह से क्या होगा, अब बिल्कुल आप क्या हो, अपनी एम्पैथी खत्म कर दो, उस केस में क्या होगा, आप कंपैशन नहीं कर पाओगे ना, आप कंपैशनेट नहीं हो पाओगे दूसरे लोगों के प्रति, आप एक मशीन की तरह काम करोगे, ना कि एक ह्यूमन की तरह, ठीक है। इनसेंसिटिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, कि अब वो सेंसिटिव मुद्दों को नहीं समझ पाएगा, वो सिर्फ इसी में उलझा रह जाएगा कि कैसे काम किया जाए, और इस केस में सिटीजंस नेग्लेक्टेड फील कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन समझो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म, बिकॉज ये क्या करता है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हमको ऑर्गेनाइजेशन की दे रहा है, रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और प्रिंसिपल्स फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस प्रोवाइड करता है हमको, ठीक है। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन स्टिल यूज मेनी वाइबेरियन प्रिंसिपल्स। अब वाइबेरियन प्रिंसिपल्स हम कौन से फॉलो कर रहे हैं, हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं हम, रिटर्न रूल्स को अभी भी देखते हैं ना हम फॉलो करते हैं, रिक्रूटमेंट कैसा होता है आपका, मेरिट बेस्ड होता है, ठीक है, और प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने को मिलता है। हाउएवर मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कैसा हो गया, अब देखो जो चीजें, क्या चीजें लैक कर रहा था, ह्यूमन रिलेशंस को नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे वेबर के मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में, आपके ब्यूरोक्रेसी में, तो उसको अब उन अप्रोचेस को अडॉप्ट कर लिया गया है। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है अब हमको, उतना ज्यादा रिजिड नहीं रहा अब ब्यूरोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पावर को क्या किया हमने, छोटे हिस्सों में तोड़ दिया टू ओवरकम द रिजिडिटीज ऑफ योर क्लासिकल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो टू कंक्लूड वी कैन से दैट मैक्स वेबर का मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैसा है, इट इज अ लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, बिकॉज he viewed democracy as the most rational and efficient form of organization, ठीक है, which was based on your legal rational authority। समझ गए ना ये वाली चीज, स्पेशलाइजेशन, हायरार्की एंड मेरिट, ये सब आप ऑलरेडी समझ चुके हो क्वेश्चन में। तो इस मॉडल ने क्या किया, इसने मॉडर्न स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, स्टेबिलिटी लाई, डिसिप्लिन लाया और एफिशिएंसी को इंश्योर किया है, ठीक है। लेकिन ज्यादा फॉर्मलिज्म, रिजिडिटी और इम्पर्सनैलिटी की वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है। ये इसकी मेजर लिमिटेशंस है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके आइडियाज क्या है, आज भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्या कहता है, इट सेज एनालाइज हर्बर्ट साइमंस डिसीजन मेकिंग थ्योरी विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी, ठीक है। तो देखिए अब हर्बर्ट साइमन की थ्योरी क्या थी, ही मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू हिज डिसीजन मेकिंग थ्योरी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हर्बर्ट साइमन का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या दी थी, अपनी डिसीजन मेकिंग की थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने बोला था कि जो आपके क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं जो अब तक हमने पढ़े हैं,
उन्होंने बोला कि क्लासिकल प्रिंसिपल्स का क्रिटिसिज्म किया एंड आर्ग्यूड दैट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसी प्रोसेस है, इससे इट इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप डिसीजंस को बना रहे हो, ठीक है, ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो साइमन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूस अ साइंटिफिक एंड बिहेवियरल अप्रोच, एक साइंटिफिक और बिहेवियरल अप्रोच दी, किसके लिए, टू एडमिनिस्ट्रेशन, और किसके ऊपर एम्फेसिस डाला, ही एम्फेसाइज्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन जो है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनका मेंटालिटी क्या है, वो डिसीजन कैसे बना रहे हैं, उन सब के ऊपर आपके हर्बर्ट साइमन ने एम्फेसिस डाला, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उन्होंने बोला हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज योर डिसीजन मेकिंग। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में अगर मान लो किसी का हार्ट स्टॉप कर जाए तो उसका बॉडी फंक्शन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वैसे उन्होंने बोला कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर से डिसीजन मेकिंग का जो उसकी पावर है वो छीन लोगे, या एडमिनिस्ट्रेशन में से डिसीजन मेकिंग को छीन लोगे, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इज मेनली कंसर्न्ड विद हाउ डिसीजंस आर मेड एंड इंप्लीमेंटेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किससे कंसर्न होता है कि कैसे वो डिसीजंस बनाए जा रहे हैं और वो कैसे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में हम यही देखते हैं ना कि क्या होता है, आपका इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, आप डिसीजंस बनाते हो, उनको इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। तो अब इसके इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं हम। तो क्लासिकल थ्योरिस्ट जैसे कि आपके टेलर हो गए या फेयोल हो गए, उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, दे फोकस्ड मेनली ऑन ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी हायरार्की के ऊपर और फॉर्मल प्रिंसिपल्स बनाने के ऊपर। जब हमने टेलर की बात की थी उसमें भी हम यही देख रहे थे ना कि वो प्रिंसिपल्स के ऊपर बोल रहे थे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बोल रहे थे वन बेस्ट वे लाओ किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को साइमन ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि ये जो आइडियाज हैं ये सब क्या है, दे आर मियरली प्रोवर्ब्स, कि ये सिर्फ प्रोवर्ब्स हैं और इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, ये बोला इन्होंने। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच को जन्म दिया किसके अंदर, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और एडमिनिस्ट्रेशन को समझाया थ्रू किन किन चीजों की स्टडी की उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को समझा, चॉइस मेकिंग को, रैशनैलिटी को यानी रीजन बेस्ड डिसीजन मेकिंग को, और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन प्रोसेसेस को समझा, और इन सब से किसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। तो उनका जो फेमस वर्क था, फेमस बुक थी, वो क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर विच लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग के मतलब के ऊपर। तो डिसीजन मेकिंग का बेसिकली उन्होंने मतलब ये समझाया कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेवरल अल्टरनेटिव मेथड्स। अब फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी काम करना है आपको, फॉर एग्जांपल हम बात कर लें कोई ड्राइंग बनानी है ना, मान लो आपको एप्पल की ड्राइंग बनानी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिफरेंट कलर से बना सकते हो, आप उसमें पेंसिल कलर यूज कर सकते हो, आप उसमें और कौन सा कलर यूज कर सकते हो, वाटर कलर यूज कर सकते हो, है ना। ये डिफरेंट मेथड्स आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली डिसीजन क्या हुआ, आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। अब आपका चाहे मान लो वो वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, तो उसको करवाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, है ना। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स हो जाते हैं, तो उसमें से आपका कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशन का गोल, दैट इज सिंपली योर डिसीजन मेकिंग, है ना। कि आपने बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक सूटेबल ऑप्शन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर लिया, दैट इज बेसिकली योर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स क्या करते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन किसके रिगार्डिंग होते हैं, आपकी पॉलिसीज के ऊपर होते हैं कंपनी में, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पॉलिसी बनेगी, है ना, कौन सी फॉलो होंगी, कंपनी के प्लानिंग के ऊपर, बजटिंग के ऊपर, पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर, जो उसमें एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट के ऊपर, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के ऊपर कॉन्टिन्यूसली डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है। तो साइमन ने क्या बोला, ही बिलीव्ड दैट एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डिसीजन मेकिंग, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने ऑलरेडी बात की कि बिना डिसीजन मेकिंग के कोई एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में क्या हो रहा है, आपकी चॉइस इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि हर एक मैनेजर के पास एक काम को अचीव करने के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई एक चीज को
चूज करता है, ठीक है। तो हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी यही थी, ठीक है। उन्होंने यही बोला कि डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रल एलिमेंट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ही आर्ग्यूड दैट administrative organizations are system of decisions taken by individual and group। और उनकी जो थियोरी है वो किसके ऊपर फोकस करती है कि कैसे डिसीजंस बनाए जाते हैं, ठीक है। फैक्टर्स कौन से होते हैं जो किसी डिसीजन को इंपैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन मल्टीपल प्रेशर के अंदर लेते हो, है ना। आपने ये पढ़ाई करने का सोचा तो आपके पास क्या था, आपके पास एग्जाम आ रहा था, इस वजह से आपने ये डिसीजन लिया। तो बेसिकली एवरी डिसीजन इज अ रिजल्ट ऑफ अ एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग कि आप रीजन बेस्ड डिसीजन मेकिंग, अच्छी डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे, एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी की भी बात की, जिसको आप आगे किससे समझोगे, बाउंडेड रैशनैलिटी से समझोगे। उन्होंने बोला कि क्या है, हर ह्यूमन की एक क्या है, लिमिट है। एवरीवन मतलब नो ह्यूमन कैन टेक अ परफेक्ट डिसीजन, तो इसको भी उन्होंने समझा, ठीक है। तो इसके अंदर के स्टेप्स उन्होंने कौन से बताए, बेसिकली ही टॉक्ड अबाउट 3 स्टेप्स कि कोई भी डिसीजन 3 स्टेप्स के अंडर लिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला होता है आपका इंटेलिजेंस एक्टिविटी। इसके अंदर बेसिकली आप क्या करोगे, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, है ना, और सिचुएशन को समझोगे। बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, आप इंटेलिजेंस एक्टिविटी में डेटा कलेक्शन कर रहे हो, है ना, डेटा कलेक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या हो, आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर हो, है ना, और आपके जिले में या आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बहुत ज्यादा कचरा है, बहुत ज्यादा वेस्ट है। तो आप क्या करोगे, आप उन नोड्स को आइडेंटिफाई करोगे जहां पे वो वेस्ट एक्यूमुलेटेड है। इसके अलावा आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, आप ये रीजंस आइडेंटिफाई करोगे कि किन वजहों से उन जगहों के ऊपर आपका वेस्ट इकट्ठा हो रहा है। या फिर आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से घर हैं जहां के आसपास आपको डस्टबिन्स नहीं मिल रहे, जिनकी वजह से मजबूरन लोग कूड़ा फेंक रहे हैं। तो ये सारी आपकी इंटेलिजेंस एक्टिविटी के स्टेप का हिस्सा हो जाता है। देन आती है हमारी डिजाइन एक्टिविटी। तो डिजाइन एक्टिविटी में बेसिकली आप अब प्रॉब्लम को तो समझ चुके हो, लेकिन अब क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप करोगे, है ना। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप ऐसे स्टेप्स खोजोगे, ऐसे सॉल्यूशंस खोजोगे जिनके थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अब मान लो आपने 5 सॉल्यूशन खोज लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो उसके फिर आप पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को भी एग्जामिन करोगे कि अब मान लो मैं स्टेप 1 लेता हूं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, मैं स्टेप 2 लेता हूं उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो बेसिकली इस स्टेप में आप सॉल्यूशंस को डिस्कवर करोगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझोगे और डिफरेंट ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज करोगे कि जो मेरे पास ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट सुटेबल मेथड मेरे लिए कौन सा होना चाहिए। देन कम्स योर चॉइस एक्टिविटी। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, जो आपका फाइनली बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव निकल के आया उसको आप अपने ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और द एडमिनिस्ट्रेटर चूजेस द कोर्स ऑफ एक्शन मोस्ट सुटेबल फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का, चाहे वो आपके किसी कंपनी की बात हो, चाहे वो किसी भी लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, तो आप क्या करते हो, अपना फिर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को चुन लेते हो, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, फिर आप उसको इंप्लीमेंट कर देते हो, जिसमें आपकी क्या हो गई, डिसीजन लेने के बाद आपने पॉलिसीज को एग्जीक्यूट किया, एक्शंस लिए, ठीक है, रिजल्ट्स को मॉनिटर किया कि आपने मान लो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बोला कि अब हम पूरे शहर में क्या करेंगे, वो गाड़ी वाले जो आता है कचरा उठाने के लिए उसकी गाड़ियां चलाएंगे। तो आप देख रहे हो कि क्या जो एक्शंस हुए उसके कैसे रिजल्ट देखने को मिले, कि क्या अभी भी लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, है ना। ये सब चीजें आप मॉनिटर करोगे। और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ योर प्लानिंग। अब मान लो आपने प्लानिंग तो कर ली, बेस्ट सॉल्यूशन भी खोज लिया, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वैसी प्लानिंग का फायदा क्या। इस वजह से सक्सेस के लिए आपका इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन कम्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनैलिटी, ठीक है। तो साइमन ने क्या बोला, ही बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एम टू बी रैशनल, कि आपके रैशनल डिसीजन होने चाहिए, ठीक है। रैशनैलिटी का क्या मतलब हुआ कि यू सेलेक्ट द बेस्ट अप्रोप्रिएट मींस टू अचीव डिजायर्ड गोल, कि आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से क्या करो, बेस्ट और सबसे अच्छा, सबसे एफिशिएंट जो आपके पास मीन है, जो ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करो ताकि जो आपका गोल है आप उसको अचीव कर लो, ठीक है। तो रैशनल डिसीजन कैसा होगा, उसमें एक रैशनल डिसीजन की क्या क्वालिटीज बताई उन्होंने बताया कि रैशनल डिसीजन होगा जिसमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन को अच्छे से यूज किया जाएगा, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की ना, अगर आप उस इंफॉर्मेशन का अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो तो वो कलेक्शन का फायदा कुछ होगा नहीं होगा।
और एक रैशनल डिसीजन कैसा होगा, उसके अंदर आप ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से इवैल्यूएट करोगे, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझोगे, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स को। देन एक रैशनल डिसीजन कैसा होगा, उसमें आप अपने बेस्ट एफिशिएंट ऑप्शन को चुनोगे, ठीक है। हाउएवर साइमन आर्ग्यूड दैट कंप्लीट रैशनैलिटी इज इम्पॉसिबल इन रियल लाइफ सिचुएशन, और इसी में इन सब के बावजूद भी साइमन ने क्या बोला, हर्बर्ट साइमन ने, ही सेड दैट कंप्लीट रैशनैलिटी को अचीव कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन की लिमिट्स को भी आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और यहीं से आता है आपका बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट। बाउंडेड रैशनैलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हर्बर्ट साइमन का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज इन्होंने बोला कि जो क्लासिकल एजम्पशन है, जो क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर परफेक्टली रैशनल होंगे और बेस्ट डिसीजन होंगे, उसको साइमन ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन की रैशनैलिटी है वो कैसी है, वो बाउंडेड है, वो रुकी हुई है। और वो क्यों रुकी हुई है, बिकॉज ह्यूमन के पास कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है ना। उसके लिए उन्होंने सेवरल कंस्ट्रेंट्स बताया कि सेवरल रीजन से कोई भी ह्यूमन कंप्लीट रैशनैलिटी बेस्ड डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सबसे पहला रीजन क्या है कि उसके पास कभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ ही नहीं पाएगी। 100% इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाना कोई आसान काम नहीं होता, एंड इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। टाइम लिमिटेड होगा, है ना, क्योंकि आप डिसीजन को, अब मान लो बेस्ट डिसीजन के लिए आप 10 साल तो नहीं लगाओगे ना, कि 10 साल तक रिसर्च ही चल रही है कि मैं 10 साल के बाद कोई डिसीजन लगाऊंगा, तो आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है। देन ह्यूमन नॉलेज भी लिमिटेड होती है, कोई भी व्यक्ति हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को नहीं जान सकता है ना, क्योंकि उसकी नॉलेज लिमिटेड है। कोई व्यक्ति है वो पर्टिकुलर क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है वो किसी डिफरेंट क्षेत्र में ज्यादा बेहतर काम कर सकता है, ठीक है। तो नॉलेज भी एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट एनालाइज एवरी ऑल्टरनेटिव। आप हर एक ऑल्टरनेटिव को अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते, हर एक के प्रोज एंड कॉन्स को रियलिस्टिकली नहीं एनालाइज कर सकते, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, आप उसको प्रोबेबिलिटी बेस्ड तो आप कह सकते हो, मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन 90% चांस है कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो आएगा एग्जाम में, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं 100%? नहीं बोल सकता, बिकॉज ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी है, आप हमेशा हर चीज को करेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आपके पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा? नहीं कर सकता, हो सकता है ना आए, है ना, कोई डिफरेंट भी आ सकता है। इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो विद इन लिमिट्स और बाउंड्रीज ही अपने डिसीजन लेते हैं, कि मतलब अपनी लिमिट्स को आइडेंटिफाई करके, अपनी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करके वो क्या करेंगे, मतलब अपने डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये क्लास पढ़ाने के लिए मैंने डिसीजन लिया ना कि मैं ये सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इनके चांसेस हैं प्रीवियस ईयर पेपर में आने के बेसिस पे आने के बहुत ज्यादा आपके पेपर में। इस वजह से ये किसका एग्जांपल हो गया, आपकी बाउंडेड रैशनैलिटी का एग्जांपल हो गया, ठीक है, बाउंडेड रैशनैलिटी का। समझ गए? चलो अब हम आगे चलते हैं इसमें। तो देखो, मेन फीचर्स ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी है क्या, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। पहली क्या है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि डिसीजन मेकर्स के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी टू अबाउट ऑल अल्टरनेटिव्स और आउटकम। तो वो क्या है, हमेशा पार्शियल और इम्परफेक्ट नॉलेज को ही लेके क्या करेंगे, काम करेंगे। देन आ जाता है हमारा लिमिटेड ह्यूमन कैपेसिटी, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट प्रोसेस अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन ड्यू टू मेंटल एंड साइकोलॉजिकल लिमिटेशन। बिकॉज ह्यूमन की मेंटल और साइकोलॉजिकल लिमिटेशन है, इसकी वजह से वो हर एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसमें कॉम्प्लेक्स और कंप्लीट एनालिसिस इंपॉसिबल हो जाता है, ठीक। अब चलो आगे। देन कम्स योर टाइम कंस्ट्रेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आता है कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको अर्जेंसी बेस्ड डिसीजन लेने होते हैं कई बार। अब मान लो कोई क्राइसिस आ गया कंपनी में, है ना, अचानक से ले ऑफ्स करने हैं, कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उनको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से, अर्जेंसी की वजह से क्या होता है, वो परफेक्ट डिसीजन ना लेके ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनको बेस्ट पॉसिबल उस केस में लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेटिस्फाइसिंग इंस्टेड ऑफ मैक्सिमाइजिंग। तो ये सेटिस्फाइसिंग का आइडिया क्या है, देखो, सेटिस्फाइसिंग इज, ये वाला जो आइडिया है ये आपके हर्बर्ट साइमन ने ही दिया था, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द एब्सोल्यूट बेस्ट सॉल्यूशन, हम क्या करते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि सेटिस्फैक्टरी भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो डिसीजन है वो सेटिस्फैक्टरी हो,
प्रैक्टिकल हो और एक्सेप्टेबल हो। आप कोई ऐसा परफेक्शन को अचीव करने के लिए नहीं दौड़ते रहते हो उसके पीछे, है ना। अब मान लो आप परफेक्शन को अचीव करने जाओगे तो आप क्या करोगे, 10-10 घंटे तक कोई एक ही चीज के पीछे लगे रहोगे, 10-10 साल तक। लेकिन आप क्या कर, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप क्या करोगे, ऐसा ऑप्शन चूज करोगे अपने लिए जो प्रैक्टिकल होगा, कम टाइम में आपको सेटिस्फाइंग रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग भी, मतलब एक सेकंड, परफेक्ट सॉल्यूशन खोजना भी क्या होता है आपके लिए कॉस्टली हो सकता है और कई केसेस में इम्पॉसिबल भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्ट्रेंट होते हैं कि आपके रूल्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होगी, है ना, ट्रेडिशन होगा और प्रोसीजर्स होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम करने का तरीका होता है। ऐसे केस में क्या होता है कि आप हमेशा अपने हिसाब से बेस्ट या रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, बिकॉज आपके ऊपर क्या है, आप रूल्स से बाउंडेड हो, आपके ऊपर क्या है, हायरार्की है और कंपनी के कुछ ट्रेडिशंस भी होंगे, ठीक है। तो बाउंडेड रैशनैलिटी के इंपॉर्टेंस को समझोगे आप तो इट मेड एडमिनिस्ट्रेशन मोर रियलिस्टिक। इसने क्या किया, आप इसको रियलिस्टिक बना दिया आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि अब आप ह्यूमन की कैपेसिटी को और उसकी लिमिटेशंस को समझ रहे हो, ठीक है। इट हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ रियल एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर वर्क्स, ठीक है। तो आपको अब समझने में ये आसानी हुई कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव का बिहेवियर है वो एक पर्टिकुलर वे में क्यों है, ठीक है, ये चीज आप समझे। इसके अलावा इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग, कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला। इसके अलावा इट इंट्रोड्यूस्ड योर बिहेवियरल साइंसेज इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को हमने साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज समझ गए। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि साइमन की जो थ्योरी थी, इट शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम फॉर्मल स्ट्रक्चर टू ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, की अब हम सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं उलझे हुए हैं, अब हम ह्यूमन के बिहेवियर को भी समझ रहे हैं इन डिसीजन मेकिंग। समझ गए। तो अब इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं कि साइमन ने क्लासिकल थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्यों किया। उन्होंने बोला कि वो क्या होती है, वेग होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, अपने ही जो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ही वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देती हैं। इसके अलावा उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता और उसमें ह्यूमन के बिहेवियर को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो मैनी क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, सिर्फ प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ मुहावरे हैं, वो कोई ऐसा साइंस बेस्ड सेंटेंसेस या साइंस बेस्ड प्रिंसिपल्स नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एग्जांपल दिया था सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, कि क्लासिकल थ्योरिस्ट कई केसेस में बोल रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन में एक लीडिंग फिगर होनी चाहिए जो क्या करे, जिसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन कुछ क्लासिकल थ्योरिस्ट आपके बोल रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि क्लासिकल थ्योरिस्ट में क्या है, उनके थॉट में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसकी वजह से आपके हर्बर्ट साइमन ने इसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। स्पेशलाइजेशन और कोऑर्डिनेशन के बीच में भी उनके बीच में क्या होता है, फाइट होती थी प्रिंसिपल में। तो इन डिफरेंट प्रिंसिपल्स में हमेशा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट किया, जिसकी वजह से हर्बर्ट साइमन इनको सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो इनके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे अगर हम, तो हम क्या देखते हैं, इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इन्होंने साइंटिफिक मेथड लाए और एम्पेरिकल एनालिसिस लेके आए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा, मोटिवेशन को समझा और बिहेवियर को समझा विद इन योर ऑर्गेनाइजेशनल। इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव लाई है, ठीक है। इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपके साइकोलॉजी से जोड़ दिया, जिसमें आपका ह्यूमन बिहेवियर आया, ठीक है। सोशियोलॉजी से जोड़ दिया, इकोनॉमिक्स से जोड़ा और पॉलिटिकल साइंस से जोड़ा और डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी फोकस किया, जो कि आप ऑलरेडी समझ चुके हो, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम इसके क्रिटिसिज्म के ऊपर। तो इसके इंपॉर्टेंस के अलावा भी इसको सेवरल बेसिस पे, सेवरल ग्राउंड्स के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया आगे जाकर बाय डिफरेंट थियोरिस्ट, जिसमें पहला रीजन क्या हो जाता है, क्योंकि आप एक्सेसिव, कुछ लोगों ने बोला कि एक्सेसिव एम्फेसिस डाला जा रहा है रैशनैलिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आपके इमोशन से, पॉलिटिक्स से, वैल्यूज से और पावर रिलेशन से, नॉट बाय सिर्फ रैशनल कैलकुलेशंस। अब आप प्रेजेंट टाइम में भी देखोगे, हम ब्यूरोक्रेसी को क्यों इतना क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ऐसे डिसीजन लेते हैं कि उससे क्या हो, पॉलिटिकल बेनिफिट हो या फैमिली बेनिफिट हो। तो क्या ऐसे केसेस में वो कोई रैशनल डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ले रहे ना।
उनके डिसीजन किससे इंस्पायर्ड है? उनके इमोशन से, पॉलिटिक्स से, उनकी वैल्यूज से और उनके पावर रिलेशन से। तो ये इस वजह से इन ग्राउंड्स पे इसको क्रिटिसाइज किया गया, बिकॉज हर्बर्ट साइमन ने इन चीजों को इग्नोर करते हुए बोला कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वो रैशनैलिटी के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेग्लेक्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, तो साइमन ने किसके ऊपर फोकस किया है? फोकस मेनली ऑन individual decision processes and paid less attention to broader social and cultural influences, because हर एक डिसीजन के ऊपर सोशल और आपके कल्चर का भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस पड़ता है, तो उन चीजों को इन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज किया। इसके अलावा क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? क्या रैशनैलिटी को आप किसी स्केल के ऊपर मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो एक क्वालिटी है, दैट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव डेटा जिसको आप मेजर करो। तो इस वजह से भी इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो बाउंडेड रैशनैलिटी है वो डिफिकल्ट है मेजर करना प्रैक्टिकली, बिकॉज डिफरेंट इंडिविजुअल की जो सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन है वो डिफरेंट हो सकता है वे इस चैप्टर को पढ़ने का या पढ़ाने का मेरा एक तरीका हो, लेकिन 10 और टीचर है वो 10 अलग तरीके से पढ़ाएं, है ना। तो हर एक व्यक्ति की जो रैशनैलिटी है, हर एक व्यक्ति की जो अप्रोच है वो अलग होगी, ठीक है। तो इस वजह से इसको मेजर कर पाना, किसी को सही बोलना किसी को गलत बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ओवरली टेक्निकल अप्रोच हो जाती है कि साइमन ने क्या किया, लोग बोलते हैं कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा ही टेक्निकल बना दिया और साइंटिफिक बना दिया व्हाइल इग्नोरिंग योर एथिकल एंड नॉर्मेटिव कंसर्न्स, ठीक है। तो नाउ वी कंक्लूड बाय सेइंग दैट हर्बर्ट साइमन की जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी है, इट मेड योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा रियलिस्टिक बाय फोकसिंग ऑन योर डिसीजन मेकिंग और ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ये चीज हम समझ गए। और उनका जो कॉन्सेप्ट था बाउंडेड रैशनैलिटी का, उसने क्या दिखाया? इट शोड दैट एडमिनिस्ट्रेटर वर्क अंडर प्रैक्टिकल लिमिटेशंस, कि उनके ऊपर क्या होती है, उनके कुछ लिमिटेशंस होती है और उसके साथ ही वो काम करते हैं। एंड देयरफॉर दे चूज सेटिस्फैक्टरी रादर देन परफेक्ट सॉल्यूशंस, कि वो एक सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा आगे जाते हैं रादर देन गोइंग फॉर अ परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और उनके जो आइडियाज हैं वो आपके मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को भी बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, आज की डेट में भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि क्या है, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, ठीक है। इसके अलावा ये क्या बोल रहा है? डिस्कस इट्स की प्रिंसिपल्स एंड एग्जामिन इट्स एथिकल कंसर्न्स, ठीक है। तो अब देखते हैं गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। तो इट मींस दैट एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर इन अ मैनर दैट इज ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, पार्टिसिपेटरी, रिस्पॉन्सिव, एफिशिएंट एंड फेयर। देखो, तो ये आपके कीवर्ड्स हो जाते हैं गुड गवर्नेंस के। इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाती है? देखो, गवर्नेंस में आप क्या करते हो? पावर को एक्सरसाइज करते हो ना, आपको जो पावर मिली हुई है बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन उसको आप इस्तेमाल कर रहे हो टू मेक लॉज फॉर पीपल। तो गुड गवर्नेंस बेसिकली ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होता है जिसमें आप उस पावर को किस लिए यूज करोगे? आप ट्रांसपेरेंटली यूज करोगे, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं करोगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी अच्छी होगी, आप लोगों को जवाब दोगे। अब मान लो 10 साल से कुछ बने हुए हो, आप आईएएस बने हुए हो, लेकिन आप अकाउंटेबल ही नहीं हो, आप मीडिया को जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो क्या वो गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है? नहीं है, ठीक है। पार्टिसिपेटरी होगी आपकी गवर्नेंस, आप क्या करोगे? नॉन गवर्नमेंट फैक्टर्स को भी, दूसरे एक्टर्स को भी, जैसे आपके कॉमन सिटीजन्स हो गए, है ना, एनजीओज हो गए, इन लोगों को गवर्नेंस का हिस्सा बनाओ। रिस्पॉन्सिव हो गवर्नेंस, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है आपने तुरंत उसका रिस्पॉन्स किया, ठीक है। इसके अलावा एफिशिएंट होगा और फेयर होगा, इन जस्ट होगा वो, है ना, सबके प्रति सबको एक निगाह से देखेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा, फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिशियन के लिए तो वो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन किसी कॉमन मैन के लिए वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो कैसा हो जाता है? आपका अनजस्ट हो जाता है, अनफेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी गुड गवर्नेंस का हिस्सा होती है। इट इज नॉट लिमिटेड टू योर रूल बाउंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन, कि आपका सिर्फ इसमें रूल बाउंड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया कि आपने रूल्स बना दिया, आप उसको इंप्लीमेंट किए जा रहे हो फॉर योर सिटीजन, बल्कि इसके अंदर आपका जो रिलेशनशिप है स्टेट और सिटीजन के बीच, यानी गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच, उस रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की बात भी कही गई है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि गवर्नेंस कब गुड होगी? जब वो गवर्नमेंट पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेगी, मतलब पब्लिक का बेनिफिट करेगी, ठीक है, डिलीवर करेगी सर्विसेज को इफेक्टिवली, जो सर्विसेज उसने प्रॉमिस किया उसको अच्छे से डिलीवर करेगी, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, और ट्रस्ट को मेंटेन रखेगी, ठीक है। तो ये सारे आपके गुड गवर्नेंस का एग्जांपल हो जाते हैं, ठीक। गुड गवर्नेंस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ये क्या दिखाता है?
इट लिंक्स एडमिनिस्ट्रेशन विद डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड एथिक्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन को आपके डेमोक्रेसी से, डेवलपमेंट से और एथिक्स से जोड़ देता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके की प्रिंसिपल्स क्या हो जाते हैं। तो सबसे पहला की प्रिंसिपल है इसका अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो आपकी पब्लिक अथॉरिटी होगी वो आंसरेबल होगी। अगर वो कोई भी डिसीजन ले रही है, कोई भी एक्शन ले रही है, तो उसका वो क्या करेगी, जवाब देगी आपके जनता को, ठीक है। ऑफिशियल शुड एक्सप्लेन हाउ पब्लिक मनी इज यूज्ड एंड हाउ पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड। कि अब आपको पता है कि किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा सरकारी पैसा लगता है, तो ऑफिशियल क्या हो, ऑफिशियल बताएं लोगों को, क्लियरली आंसरेबल है वो, कि आप आंसर दो कि वो जो पैसा लगा है वो कैसे लगा है, कहां लगा है, और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा लोगों को निकाल के दे दो, ठीक है। और पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है और सरकार का आगे का क्या विजन है, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो, कि जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस हैं वो ओपन और विजिबल हो, कोई भी काम चोरी छुपे ना हो रहा हो, है ना। सिटीजन्स को पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए अबाउट हाउ डिसीजंस, रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर गोइंग ऑन। ये इस वाली चीज समझ गए। अब थर्ड प्रिंसिपल इसका क्या है, पार्टिसिपेशन होगा, कि सिटीजन का रोल होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस लेजिटिमेसी एंड मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर पीपल ओरिएंटेड। अब जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, तो इससे क्या होगा, जो आपकी पॉलिसी मेकिंग है, जो आपका गवर्नेंस है, वो ज्यादा पार्टिसिपेटरी होगा, है ना। और सिटीजन का रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आप सिटीजन की जो डिमांड्स है उसको अच्छे से समझ पाओगे। देन कम्स योर रूल ऑफ लॉ। जितने भी एक्शन होंगे, जो भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, वो किस पे बेस्ड होंगे, आपके लॉ पे बेस्ड होंगे, आपके कानून पे बेस्ड होंगे। गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ऐसा ना ले जो अनलॉफुल हो, ठीक है। नो वन शुड बी अबव द लॉ एंड लॉ शुड बी अप्लाइड फेयरली। सब लोगों के ऊपर क्या हो, लॉस फेयरली अप्लाई हो, ठीक है। हालांकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर। जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक नीड्स को एकदम क्विकली रिस्पॉन्ड करे, है ना। जो आपकी ग्रीवेंसेस है और सोशल कंडीशंस है, उसके ऊपर क्या हो, ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करे लोगों का और सोशल कंडीशन को बदले, ठीक है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आ जाती है। जो गुड गवर्नेंस है उसमें पब्लिक गोल्स को अचीव कैसे किया जाए, आप प्रॉपर यूज ऑफ टाइम करो, है ना। कि मतलब ऐसा ना कि आपका कोई प्रोजेक्ट 10-10 दिन तक, 10-10 साल तक चल रहा है, जो एक साल में खत्म हो जाना चाहिए था, वो टाइम पे हो। पैसा जो है वो अच्छे से इस्तेमाल हो, ऐसा ना हो कि करप्शन हो रहा है। मैन पावर का एफिशिएंट यूज हो विदाउट वेस्ट और डिले, ठीक है। तो आप ना पैसे की बदला पैसे का वेस्टेज करो, ना मैन पावर का वेस्टेज करो, और ना ही क्या करो, कोई डिलेज करो। देन कम्स योर इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो जो गवर्नेंस का बेनिफिट है वो सबको इक्वली मिले, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या हो, बेनिफिट मिल रहा हो उस पॉलिसी का, लेकिन बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा हो। स्पेशली इसमें कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं, जो वीकर हैं, समाज में हाशिए पे हैं, ठीक है, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ठीक है। तो और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, सोशली जस्ट हो। देन कम्स योर कंसेंसस ओरिएंटेशन। आप देखते हो कि डाइवर्स सोसाइटी है हमारे कंट्री की भी, और बहुत सारी कंट्रीज कैसी होती है, डाइवर्स होती हैं। तो गवर्नेंस ऐसा हो दैट शुड सीक ब्रॉड एग्रीमेंट एंड बैलेंस डिफरेंट इंटरेस्ट फॉर द कॉमन गुड। तो वो कैसे गुड पे काम करे, कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज दैट सर्व कॉमन गुड, जिससे सबका क्या हो, बेनिफिट हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का या ग्रुप ऑफ पीपल का, ठीक है, सबका बेनिफिट हो, ठीक। तो अब देखते हैं हम एथिकल डायमेंशंस ऑफ गुड गवर्नेंस क्या होते हैं। तो गुड गवर्नेंस का एथिकल डायमेंशन कैसा है, एथिकल बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इट इज नॉट ओनली अबाउट एफिशिएंसी, ये सिर्फ एफिशिएंसी रिलेटेड नहीं है, बट ये किससे, मोरल वैल्यूज से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें सबसे पहली क्या चीज हो जाती है, इंटेग्रिटी होती है, कि जो आपके पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो ऑनेस्ट होने चाहिए, है ना, और वो अपने ऑफिस का, अपने पोस्ट का मिसयूज ना करें। देन कम्स योर प्रोबिटी, कि वहां पे क्या होनी चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए जो भी काम किए जा रहे हैं, एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट इन पब्लिक सर्विस। देन कम्स योर पब्लिक इंटरेस्ट। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है वो किसी का पर्सनल या प्राइवेट इंटरेस्ट को सर्व ना करे, बल्कि पूरे पब्लिक के इंटरेस्ट को सर्व करें, ठीक है। इसके बाद जस्टिस। एथिकल गवर्नेंस में क्या होना चाहिए, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो उसका जेंडर हो, चाहे वो उसका रेस हो, या फिर उसका रिलीजन या कम्युनिटी बेसिस के ऊपर, ठीक। देन कम्स कंपैशन एंड ह्यूमन डिग्निटी। एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या चीज होगी, वो सेंसिटिव होगा टू पीपल्स प्रॉब्लम एंड रिस्पेक्ट देयर डिग्निटी, है ना। अब सेंसिटिविटी का क्या मतलब हो गया, अगर मान लो कोई मिसहैप हो गया, है ना, या कोई
प्रॉब्लम आ गई किसी कम्युनिटी में, तो ऐसा ना हो कि गवर्नेंस आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस चीज को इग्नोर कर दे, वो उस चीज को समझे, उस कम्युनिटी के साथ क्या हो उसको सपोर्ट करे और अपनी सोलिडारिटी को शो करे। ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आ जाती है, कंपैशन शो करे। ठीक, एंटी करप्शन आ गया इसके बाद। जो करप्शन है वो पब्लिक ट्रस्ट को वीक कर देता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इतने डाउट्स क्यों होते हैं, इतने सवाल क्यों उठते हैं? बिकॉज करप्शन इतना ज्यादा लोगों को घेर चुका है, इतना ज्यादा लोग करप्शन से सफर कर चुके हैं, तो अब वो ट्रस्ट नहीं बन पाता। ठीक है, तो जो करप्शन है वो पब्लिक ट्रस्ट को तोड़ देता है और जो इंस्टीट्यूशंस के प्रति हमारा विश्वास है उसको भी खत्म कर देता है। तो एथिकल गवर्नेंस में क्या डिमांड रखी जाती है? ये डिमांड रखी जाती है कि जो करप्शन है उसको आप अपोज करो, फेवरिटिज्म ना करो, नेपोटिज्म ना करो, और क्या हो, बिल्कुल जस्ट हो, सबके लिए फेयर हो। ठीक है, तो टू कंक्लूड व्हाट वी कैन से दैट गुड गवर्नेंस क्या है? इट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? अकाउंटेबल है आपकी, ट्रांसपेरेंट है, पार्टिसिपेटरी है और रिस्पॉन्सिव है, while remaining committed to justice and public welfare। ठीक है, समझ के? Its ethical dimension makes administration not merely efficient but morally responsible and citizen friendly। तो जब आप इसमें क्या कर दोगे, इसमें एथिक्स का डायमेंशन जोड़ देते हो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, तो वो कैसी बन जाती है? आपकी मोरली रिस्पॉन्सिबल बन जाती है और सिटीजन फ्रेंडली बन जाती है। अब आ जाते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इट सेज दैट डिस्कस द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को कैसे इंट्रोड्यूस कराया गया? ठीक है, एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू जेंडर एंड गवर्नेंस, और ये जेंडर एंड गवर्नेंस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? ठीक है, तो देखो अब फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बेसिकली, एक बार इन सबको हम इग्नोर करते हुए मेन बात करते हैं, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव होता क्या है किसी भी चीज में। देखो यूजुअली बात की जाती है, अब जब हम सिंपल टर्म्स में कहें कि आप किसी भी चीज को डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी में आप देखते हो विमेन के साथ कैसे ऑपरेशन होता है ना? विमेन को सेकंड टीयर पे रखा जाता है, इवन दो वी आर इक्वल्स, विमेन को इक्वालिटी से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। इन सब की वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो विमेन का रोल है वो बहुत ज्यादा कम है, पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी विमेन का रोल बहुत ज्यादा कम है, गवर्नेंस में भी विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो एज कंपेयर्ड टू मेन इज वेरी लेस। ठीक है, तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन्हीं सारी चीजों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डील करने की कोशिश करता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में जो विमेन का रोल है वो कैसा हो, वो बढ़े। ठीक है, तो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, हाउ एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर जेंडर रिलेशंस एंड पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, कि कैसे आपका जो गवर्नेंस है, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी चीजें कैसे आपके पेट्रियार्की के से अफेक्ट हो रही है। ठीक है, जो आपका ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, वो मेल डोमिनेटेड था एंड ट्रीटेड एडमिनिस्ट्रेशन एज जेंडर न्यूट्रल, और वो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखता था, जेंडर न्यूट्रल, कि मेल एंड फीमेल आर नॉट डिफरेंट, है ना? और वो कैसे देखता था, और वो मेल का डोमिनेशन इसके ऊपर स्थापित करता था। लेकिन जो फेमिनिस्ट स्कॉलर है उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो एजम्पशन है, एंड आर्ग्यूड दैट पब्लिक पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, ये किसको, विमेन की जो जरूरतें हैं, विमेन के एक्सपीरियंस और उनके कंसर्न्स को इग्नोर कर देता है, बिकॉज इट इज जेंडर न्यूट्रल। ये दोनों चीजों को, अब देखो फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि हम जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसीज बनाई किसके द्वारा जा रही है, सिर्फ मेन के द्वारा बनाई जा रही है, तो क्या वो विमेन की प्रॉब्लम्स को डील कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज उसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन तो हुआ ही नहीं ना। तो आपका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव और जो फेमिनिस्ट स्कॉलर है वो इसी चीज को चैलेंज कर रहे हैं कि जो आपकी पब्लिक पॉलिसीज है वो सिर्फ मेल डोमिनेटेड है और वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो जो विमेन के जो कंसर्न्स है, विमेन के एक्सपीरियंस है, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो जो फेमिनिस्ट अप्रोच है, इट सीक्स टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा, ज्यादा इंक्लूसिव, है ना, ज्यादा पार्टिसिपेटरी और सेंसिटिव टू जेंडर क्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, इट एम्फसाइजेस इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है विमेन के, और जेंडर जस्टिस और इंपावरमेंट ऑफ विमेन इन गवर्नेंस की बात करता है। ठीक, तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब क्या हुआ, तो हम ऑलरेडी समझ गए ना कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का क्या मतलब हुआ, कि स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन्स राइट, कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को किस व्यू पॉइंट से पढ़ेंगे, उसमें हम जेंडर इक्वालिटी और विमेन के रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्लूड कर देंगे। समझ गए? इट हाईलाइट्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ टेक्निकल या न्यूट्रल नहीं है, रादर ये क्या दिखाता है, ये आपकी सोशल पावर रिलेशंस को भी दिखाता है।
जिसके अंदर किसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया, आपके विमेन के इक्वल पार्टिसिपेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया गया, और एलिमिनेशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है विमेन के साथ इन योर सोसाइटी, उस चीज को खत्म करो बाय मेकिंग विमेन मोर रिप्रेजेंटेड इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। ठीक है, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज बनाओ जो आपके मेल और फीमेल जेंडर की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करे। ठीक है, इसके अलावा विमेन के एक्सपीरियंसेस को गवर्नेंस में रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसमें सभी सोसाइटी, सभी वर्ग के लोग क्या हो, शामिल हो, और अपने लोगों का, अपने टाइप ऑफ लोगों का क्या करे, रिप्रेजेंटेशन कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से फेमिनिस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज को एम करता है, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म योर गवर्नेंस इनटू मोर जस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, की ज्यादा जस्ट सिस्टम हो और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हो, जिसके अंदर सभी लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमको देखने को मिले। ठीक है, तो मेन फीचर्स इसके साथ क्या हो जाते हैं, सबसे पहले ये क्या करता है, पेट्रियार्कल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको किसने बनाया था, आपकी पेट्रियार्कल वैल्यूज ने शेप किया था, जहां पे लीडरशिप और अथॉरिटी किसके पास थी, इट वॉज एसोसिएटेड विद मेन ओनली। ठीक है, और विमेन को कैसे देखा जाता है, विमेन आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग पोजिशंस। ठीक है, विमेन को आप डिसीजन मेकिंग पोजिशंस का हिस्सा नहीं बनाते हो। ठीक, इसके अलावा इक्वल रिप्रेजेंटेशन की इसमें डिमांड की जाती है कि फेमिनिस्ट अप्रोच में ज्यादा पार्टिसिपेशन हो वुमेन का आपके पब्लिक ऑफिसेज में, ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में। इसके अलावा क्या हो, रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो उससे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी, और जब डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो आपकी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बेसिकली फॉर द पीपल ना, सभी लोगों को डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट करती है, तो जब आप सब लोगों को रिप्रेजेंट करोगे तो जो डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर इस पे फोकस किया गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर विमेन की और मेन की जो डिफरेंट नीड्स और प्रॉब्लम्स है उसको क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। इसके अलावा जो आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हो गए, अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में कौन से एग्जांपल हो गए आपके, मान लो ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, है ना, ट्राइबल ग्रुप्स हो गए और रूरल ग्रुप्स हो गए, और कौन से ग्रुप्स हो गए, आपकी लैंग्वेज माइनॉरिटी हो गई, लैंग्वेज बेस पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गई, है ना। ये सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये सभी लोग मिलके तो समाज बना रहे हैं, है ना, और जब ये समाज बना रहे हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिसीज कैसे डिजाइन होनी चाहिए, पॉलिसीज जेंडर सेंसिटिव मैनर में डिजाइन होनी चाहिए कि आप जेंडर को समझो, जेंडर की जो प्रॉब्लम्स है डिफरेंट जेंडर की उनके प्रति सेंसिटिव हो। ठीक है, फोकस ऑन सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस होता है फेमिनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें किस चीज को प्रमोट किया हमने, इक्वालिटी को, डिग्निटी एंड फेयरनेस को भी हमने प्रमोट किया। It seeks to remove barriers related to your gender discrimination in employment, education and healthcare and political participation, कि हम देखते हैं डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, इन सब में हमको कितना ज्यादा डीपली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो फेमिनिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली ऐसे बैरियर्स को हटाने के लिए एम्फेसिस डालता है जो इन चीजों को कॉज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के ऊपर आपका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव किसको सपोर्ट करता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करता है और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को, कि मतलब कोई एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी का डोमिनेशन ना हो, बल्कि आपके पास जो पावर्स हैं, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो क्या हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, बटी हुई हो, और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो, ऐसी गवर्नेंस हो जिसमें विमेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएं और क्या कर सकें, लोकल डिसीजन मेकिंग को लीड कर पाएं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, तो कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं जेंडर और गवर्नेंस का। तो इससे क्या हुआ, प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी हुआ। बेसिकली फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आप ऑलरेडी देख रहे हो कैसे क्या बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स के अंदर क्या हो, जेंडर इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करने में आपके फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ठीक है, और इसको क्या बनाया,
आपको जेंडर इक्वालिटी को गवर्नेंस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बना दिया। ठीक है, मेनी स्टेट्स में अब जेंडर इंक्लूसिव लॉस और वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये किसका रिजल्ट है? आपके फेमिनिस्ट स्कॉलर्स के एफर्ट्स का रिजल्ट है। इसके अलावा विमेन का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में बढ़ गया है। देखो, इट हैज इंक्रीज्ड विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। अब रिजर्वेशन पॉलिसीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई गवर्नमेंट जॉब्स भी होती हैं, उसमें भी आप देखते हो कई जगह विमेन के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे विमेन का जो पार्टिसिपेशन है, विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, उसको बढ़ाया जा रहा है बाय गवर्नेंस। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो आपकी मार्जिनलाइज्ड वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप हुआ, वो लोग क्या करते हैं? विमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। और लोकल गवर्नेंस बॉडीज जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इन सब में भी विमेन का पार्टिसिपेशन क्या हुआ है? अब बढ़ा है। जैसे कि आप देखते हो बहुत सारी सीट्स होती है आपके विधानसभा में भी, उसको क्या किया जाता है? विमेन ओनली सीट क्लासिफाई कर दिया जाता है कि उस सीट पे कौन लड़ेगा? सिर्फ आपकी विमेन लड़ेंगी। ठीक है, तो ये सब किसका एग्जांपल है? गवर्नेंस में विमेन का पार्टिसिपेशन का एग्जांपल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ women in local self government in India has improved women's political participation and leadership। ठीक, ये वाली चीज आप समझ गए। अब देखो, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज आई, तो फेमिनिस्ट अप्रोच ने किसको इंकरेज किया? इट इंकरेज गवर्नमेंट्स टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज रिलेटेड टू विमेन्स एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ। अब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना रही है जो विमेन की प्रॉब्लम से डील कर रहा है। जैसे कि आपका इसमें क्या हो गया, आप हिस्टोरिकली देखते हो कैसे विमेन को पढ़ाई लिखाई करने की आजादी नहीं थी, और आज भी बहुत सारी विमेन इस बेसिक ह्यूमन राइट से वंचित रह जाती हैं। तो विमेन्स की एजुकेशन के ऊपर लॉ लाया गया। ठीक है, मैटरनल हेल्थ केयर के ऊपर आया, इक्वल वेजेस है। ठीक है, सभी लोगों को क्या हो? इक्वल वेजेस मिले बेस्ड ऑन देयर वर्क, है ना? जेंडर बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि कोई मेल है तो उसको सेम काम के ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन फीमेल होने की वजह से किसी को कम पैसे मिल रहे हैं। वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन हो, और सारी विमेन और मेन को क्या हो? इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस बढ़ी। फीमेल गवर्नेंस, फेमिनिस्ट गवर्नेंस ने क्या किया? इसने ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया, अकाउंटेबिलिटी को और इंक्लूसिवनेस को प्रमोट किया बाय इंश्योरिंग दैट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड्स टू नीड ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी के सारे सेक्शंस की नीड को हम क्या करें? रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, देन कम्स योर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड वुमेन। ये जो आपका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, ये सिर्फ अर्बन एलीट वुमेन को ही नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, बल्कि ये ऐसी वुमेन को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है जो कि क्या है? पुअर रीजन्स में रह रही हैं, जो रूरल रीजन्स में रह रही हैं, गरीब हैं। ठीक है, और किसी ना किसी वजह से मार्जिनलाइज्ड हैं, है ना, हाशिए पर हैं। ठीक, इट इनकरेजेस द सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ देम एज वेल। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, उसने आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा ह्यूमेन बना दिया है, समझ गए, और डेमोक्रेटिक बना दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग योर जेंडर जस्टिस इन गवर्नेंस। ठीक, इट चैलेंज द मिथ ऑफ न्यूट्रलिटी। जो न्यूट्रलिटी का मिथ था एडमिनिस्ट्रेशन में कि हम क्या कर रहे हैं, सबको एक नजरिए से देख रहे हैं, उसको चैलेंज किया और दिखाया कि कैसे हिडन इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है आपके ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल सिस्टम के अंदर, जो कि क्या है? आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेट्रियार्की से घिरा हुआ है। हाउएवर, कुछ क्रिटिकल चैलेंजेस अभी भी रहते हैं। जैसे आप पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स देखोगे अभी भी, कि मतलब जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हो गए, जो आपके पॉलिटिकल लीडर हो गए, उनके अंदर ये वाला क्या बोलते हैं, मेल और विमेन के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, वैसी वैल्यूज अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन हायर ब्यूरोक्रेसी। हायर ब्यूरोक्रेसी में क्या है? विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए था। जेंडर पे गैप्स देखने को मिलता है कि सेम काम के लिए मेन एंड विमेन को अलग अलग पेमेंट मिलती है। लैक ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज, कि हमने जो पॉलिसीज बनाई है टू डील विद जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स से डील करने वाली वो पॉलिसीज अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। इसके बावजूद क्या है? फेमिनिस्ट अप्रोच एक इंपॉर्टेंट टूल रह जाता है फॉर अचीविंग योर इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं हम। तो हम क्या देखते हैं कि फेमिनिस्ट ने क्या किया? फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने आपके
बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया। वो चीजें क्या है आपकी, जेंडर इक्वालिटी हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया और जस्टिस हो गया इन योर गवर्नेंस। ठीक है, इसने एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम अ प्योरली टेक्निकल प्रोसेस इनटू अ सोशली रिस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और बाय प्रमोटिंग विमेन्स रिप्रेजेंटेशन, gender sensitive policies, participatory governance, feminism has significantly contributed to strengthening democracy. Basically it says that जो feminism ने काम किया है फॉर योर जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी हो गई, इसके अलावा क्या हुआ, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो गई, इसके अलावा क्या आपका जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन हुआ, इन सब चीजों से आपके फेमिनिज्म ने डेमोक्रेसी को और ज्यादा क्या किया, स्ट्रांग बनाया। ठीक है, और गवर्नेंस को डेमोक्रेटिक रूप दे दिया और एथिकल भी बना दिया। ठीक, तो ये वाला जो आपका वीडियो लेक्चर है ये यहीं पे खत्म हो जाता है। हमने इस यूनिट के अंदर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो कमेंट कर देना, क्योंकि देखो इस वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के जितने भी 4 यूनिट्स थे उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कर लिए, लेकिन जैसे 2 थ्योरीज हैं वो अभी बची हुई हैं, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हालांकि हमने मेजर 3 वाली कर ली, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप क्या करना, कमेंट कर देना कि पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चैनल को, हमारा एकलव्य स्टडी पॉइंट, एकलव्य स्नातक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ये है इसको दबा दीजिएगा। चलिए बाय बाय, दैट्स ऑल।